Welcome all in ICT Eco for You channel. Myself Rupesh Nayak, Standard 11, Economics, Chapter 7, Indian Economy. सभी का स्वागत है ICT Eco for You चैनल में। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है उन सभी का तहे दिल से आभार, और जिन्होंने नहीं की वो अपने गूगल के अंदर ICT Eco for You टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को अपने मोबाइल पे या अपने मेल थ्रू अपने नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, इंडियन इकोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर वन ऐप आल्सो फॉर यू, ICT Eco for You from Play Store, so that you can easily find out so many links of this video or some of the textbook related video, PDF related video, some new videos of the respective subjects are there. So I am welcome to all in my ICT Eco for You channel. So now here Indian economy, we are going to start with this beautiful quotes. કોઈ પણ લક્ષ્ય મનુષ્યના સાહસથી મોટું નથી હોતું, હર તેની થાય જેણે લલક મૂકી દીધી હોય. That means we have to fight with our goals. We have to decide our goal first and we continuously process on it so that we can get our goal. इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारा जिस चैप्टर के अंदर एंशियंट इंडिया, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एंशियंट इकोनॉमी के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात होगी, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस की बात होगी। एंशियंट यानी पुराना, नेशनल इनकम इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो इकोनॉमिक्स था, दैट इज कॉल्ड एंशियंट इंडियन। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेलवे की कंडीशन बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी थी, रोडवे, बैंक, सोशल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस, हाई रेट्स ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिकल एक्सप्लोजन्स ऑन ऑडियंस, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, पेमेंट बर्डन, ये सभी हम 13 पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस के। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ऑपरेशन ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो पॉइंट है उसके हम डिस्कशन करेंगे। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंडिया as a developing economy, or give the characteristics of the Indian economy, that in that growth rates, changing share of various sectors in national income and employment, second per capita income, third level of the employment, that is primary sector, industrial sector, service sector, improvement in the basic primary utilities, that is irrigation, literacy, electricity, roadway network. These are the main points of this chapter. So we start with the introduction. India is a country of rich culture diversity. It is the largest democracy in the world, democratic utility among the diversity of the various language, caste, creeds, religious, culture, traditional, and so on. Thus, India has a unique identity. Very very important. This India के अंदर वैरायटी इन यूनिटी है। मेरा भारत महान, बहुत सारी कल्चर, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे लोग, और फिर भी यूनिटी इन इंडिया, दैट इज द की फैक्टर्स। इंडिया वाज नेम भारत। भारत जो इंडिया का नाम वो भरत के हिसाब से। एन एंशिएंट टाइम द नेम ऑफ सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड हिज क्वीन शकुंतला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस। ये राजा दुष्यंत और उसकी क्वीन शकुंतला के बेटे भरत के नाम से ये हमारा नाम भारत हुआ। भरत के नाम से the name of India was Bharat. In ancient times, of the name of the son of King Dushyant and his queen Shakuntala. The country was extremely prosperous and known for the agriculture, traditional craft and trade, which attract many foreigners for the purpose of trade. इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी। एग्रीकल्चर को अगर हम सोचे, या ट्रेडिशनल को सोचे, या ट्रेड को, बहुत सारा इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी था। और जो फॉरेनर्स जो थे वो उन्हीं को अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आए थे। जो इंग्लैंड के अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर राज किया, उसका रीजन एक ही था, उनको पता चल गया है कि इंडिया के पास बहुत सारा है, इतने सारे समुद्र है, इतने सारे वन्य संपत्ति है, इतने सारे मत्स्य संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। देयर आर सो मेनी एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एंड ट्रेड prosperity in India, so that they come in and rule in India. However, the foreigners who came from the trade started ruling over us in order to exploit our rich resources, and thus they ruined our
एंशियंट इकोनॉमी एंड कल्चर हेरिटेज बोर्ड, हमारे जो पुराने शिल्प स्थापत्य और उसके साथ साथ हमारी जो बहुत सारी जगह की उन्होंने जो नाम सुना था हमारा इंडिया का, उन सभी को देख के वो ब्रिटिश सर जो थे और उनके जो पदाधिकारी थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि इंग्लैंड से हम इंडिया में आके उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और उनके जो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं उनको हम लूट लेंगे। तो इंडिया को लूटने का काम करने वो लोग आए थे। Between 1526 to 1858, very important year is 1526 to 1858. Between 1526 to 1858, यानी 1526 से 1858 तक, that the between the 16th and the 19th century, 19वीं सदी के बीच इंडिया की जो कंडीशन थी उसके अंदर the Mughals rule entire nation and some regions, मुगल का साम्राज्य था यहाँ पे इंडिया के अंदर जो 16 to 19 सेंचुरी के अंदर। उसके बाद beside the French, the Portuguese and the Dutch also ruled over some part of the same time। उसी टाइम के अंदर 16-19 सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर ऐसे फ्रेंच, पोर्टुगीज और डच ने शासन किया था। एंड फाइनली द ब्रिटिश established their rule over India almost from 1757 to 1947, 1757 से 1947 तक उन्होंने रूल किया इंडिया के अंदर। 1757 से 1927 यानी 1947 तक इंडिया के अंदर ब्रिटिश सर ने अपना रूल जमाया। The period from 1757 to 1858 is known as a period of East India Company Raj rule, as a company of British origin come from to trade, but they established its rule, and later from the 1858 till the midnight of the 14th August 1947, the British established government in India। यानी 1757 से लेकर 1858 तक का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था इंडिया के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज इंडिया के अंदर 1757 टू 1858 तक रहा, और उसका ओरिजिन इट इज कम फ्रॉम एस्टेब्लिश रूल। वो अपने इंडिया के अंदर अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने आए थे, और 1858 तक उन्होंने वहाँ पे 1858 से लेकर 1947 की नाइट यानी 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, वहाँ तक उन्होंने शासन किया। अब हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन, हमारा पुराना इंडिया कैसा था। द इंडियन civilization which is known to have emerged from the influence of the universities of the Aryan tribe and Indus Valley civilization, in which also called Harappa civilization, in identify the ancient age, and the remains of this civilization were first found in Harappa and Mohenjo-daro in Gujarat. We see the remain at Lothal and Dholavira, यानी लोथल और धोलावीरा हिस्ट्री है, ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है। एंशिएंट इंडिया के अंदर सिविलाइजेशंस का जो मोहेंजो-दड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति के अंदर से इंडिया का आर्यन का ख्याल आ रहा है, और गुजरात के अंदर वो लोथल और धोलावीरा के अंदर से वो सभी मॉन्यूमेंट्स पाए गए। The civilization gives evidence of organization, prosperity, urban planning and developing। इंडिया के अंदर जो ऐसे हमारे एविडेंस मिले, उनसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी का पता चल रहा है। From the viewpoint of the manufacturing activity, India was known as a cloth, muslin, jute, indigo from pre-British times. With the British, India got the platform, and every today, India is the known for her tea export. In a way, before the British period, India was known have the rich in agriculture, industries and civilization। तो इंडिया के अंदर जो बात हो रही है, ज्यूट, इंडिगो, क्लोथ, मसलिन, ये हिस्ट्री में आप पढ़ के आए हो, बहुत सारी डिमांड फॉरेन के मार्केट के अंदर रहती थी। बहुत अच्छा बना था इंडिया बहुत अच्छा बनाते थे। वो एक आर्टिस्ट थे सभी, एग्रीकल्चर हो या ट्रेडिशनल हो या कोई भी प्रोडक्शन हो, प्लांटेशन के अंदर तो टी हमारी जानी जाती थी, एक्सपोर्ट करते थे हम यहाँ से। इन अ वे बिफोर द ब्रिटिश पीरियड, इंडिया एज नॉन एज सोने की चिड़िया
गोल्डन स्पैरो इंडिया को कहा जा रहा है, सोने की चिड़िया। अब उनके अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सर्विस, ये 4 स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी 3 बातें होगी? दैट इज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी 3 बातें हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। आई रिपीट अगेन, what components are included in occupational structure? That is agriculture, industries and service. Very important. Agriculture, industries and service. Agriculture is a primary, industries is like a secondary, and service is now known as a tertiary also. So agriculture, Indian agriculture sector was prosperous and variety of crop were grown. Villagers were self-reliant and basic necessities like grains, vegetables, fruits, clothes, shoes, etc. were produced in the village economy, as well as the cattle rearing and dairy farming were also undertaken. Thus, village life was very happy. Agriculture में बहुत सारा हमने इन्वेंशन किया था, बहुत सारा हमने प्रोडक्शन भी साइंटिफिकली किए थे। हम फर्स्ट नंबर पे थे बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर। तो एग्रीकल्चर के अंदर तो जो ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लोथ्स, शूज, वो काफ़ी अच्छी तरह से हमने प्रोडक्ट किया है। और जो इंडिया को विलेज लाइफ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, इंडिया की विलेज लाइफ काफ़ी हैप्पी थी, क्योंकि विलेजर्स जो थे वो एग्रीकल्चर बेस पे थे। एग्रीकल्चर बेस जैसे कंप्लीट होता है, उनका 100% फोकस होता है अपनी लाइफ को लेके, एग्रीकल्चर के साथ, अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे जैसे अच्छी बनती है, वैसे वैसे 100% की लाइफ जो है वो अच्छी होती है। यानी एंशिएंट टाइम के अंदर एग्रीकल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लोग भी काफ़ी हैप्पी थे। इंडस्ट्रीज की बात करें, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन राज चौधरी, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज के अंदर according to historian Raj Chaudhary, prior to 19th century, India was prominent center of some item of manufacturing. India was known for cotton, jute, muslin, wool, indigo, making it very strong, and there were 100% strong industrial area. इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज को काफी अच्छा बढ़ा मिला था। So industries is very important. According to the Rai Chaudhary has also given the idea, top priority given in 19th century, India was the prominent center of some item manufacturing. इंडिया के अंदर बहुत सारा राय चौधरी ने भी बताया था कि 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया द बिजनेस हब, इंडिया को हब माना गया था। और उनके जो आइडल, वूल, मसलिन, ये सभी पूरी दुनिया में जाने जाते थे। नाउ द सर्विस सेक्टर, इवन बिफोर 1600 BC, India had system of minting metal coin. She had a wonderful system of the town planning and the civic and stable political system, unity among the people. Because of their the trade is agricultural goods and manufacturing goods was prosperous. Even found at Lothal. लोथल के अंदर और बहुत सारे सिविलाइजेशंस के अंदर हमने देखा, बहुत सारे शैविक, बहुत सारे अच्छी तरह से प्लान के करके जो सर्विस 1600 BC के अंदर थी, वो भी जानी पहचानी थी। इंडिया की सर्विस भी पूरे वर्ल्ड के अंदर पहचानी जाती थी। तो ये कंडीशन हमारी थी। और उसके बाद हम बात करें 7.1.2 के अंदर नेशनल इनकम ऑफ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन एंगुस मैंडास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी ध्यान में रखना, ये जो नाम काफी खतरनाक है, हिस्टोरियन का नाम है एंगुस मैडिसन। एंगुस मैडिसन, क्या नाम है? एंगुस मैडिसन। आई रिपीटेडली बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्लियर। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन एंगुस मैडिसन जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है कि इंडिया वॉज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस विथ शेयर ऑफ 25% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य डेंसिटी। यानी मौर्य के राज के अंदर इंडिया को 25% प्रॉस्पेरिटी से नवाजा था एंगुस मैडिसन ने, कि इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड की 25% प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द टाइम। मोस्ट रीजन्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ प्रेजेंट ऑफ इंडिया वेयर अंडर वन रूल, एक रूल के अंदर ही था जियोग्राफिकल एरिया बहुत सारा। ड्यूरिंग द मुगल रूल्स, इंडिया
commanded almost 90% of the wealth of the southeastern region, and high taxes and excise were also generated during the rules of the Aurangzeb around 1700 AD. Keep in mind that 1700 AD के अंदर औरंगजेब का आया है, अंकुश मेडिसन का नाम आया है, मुगल का नाम आया है। तो मुगल के शासन के दरमियान इंडिया वन रूलिंग पार्टी था, एक ही जो अपने रूलिंग था, यानी जो मुगल के साम्राज्य के अंदर इंडिया का, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन अंकुश मेडिसन, इंडिया वाज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस विद share of 25% of the world wealth during the times of Mauryan dynasty and during the times most religion of the geographical area are present India were under the one rule, एक ruling party अंदर था during the Mughal. India commanded almost 90% of the wealth of southern eastern region and high taxes and excise. Excise were also बहुत सारे taxes और excise भी generate करते थे. During the rules of Aurangzeb around 1700 AD, the national income of the India was 10 crore pounds. Underline very 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 important. In 1700 AD औरंगजेब के टाइम के अंदर इंडिया की नेशनल इनकम जो हम बात करें तो कितनी थी? 10 करोड़ पाउंड. रिपीट अगेन, कितनी थी? 10 करोड़ पाउंड. 10 करोड़ पाउंड थी. Actually, the foreigners came to India for her riches only. Thus, the ancient age was called golden age. ये एक सेंटेंस में आपको पूछा जाता है कि इंडिया के ancient age is known as a golden age. Why? Or India is a golden age and ancient age. Why? So you have to discuss these three stages: agricultural, industries, service. Then most of the 25% were of Aryan time, Mughal time, and 90% of total area are on one ruling party. Second, 1700 AD के मुगल औरंगजेब के ज़माने में इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो 10 करोड़ पाउंड थी. सो दैट इंडिया इज नोन एज ए गोल्डन एज. सोने की चिड़िया कहा जाता है इंडिया को. नाउ इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम. The East India Company and later the Western troops, French, Dutch, Portuguese and English came to India. Getting attracted by her riches, India had wealth, rich riches and social setup. इंडिया के पास बहुत सारा ये था. उनको अट्रैक्ट होने के बाद जो फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज जो इंडिया के अंदर आई, इंडिया was famous for the trade in cotton and muslin and indigo and spice and कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, अदर्स. बहुत सारा इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी था. ये सभी चीज बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर फेमस थी. However, during this time, there were conflict among the foreign rulers along to establish their own power over the India, and they used armed power also. इंडिया को हित करने के लिए धीरे धीरे उनका वर्चस्व जो है, उनका जो रूलिंग पार्टी थी, उनको अच्छे से इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए जो अंग्रेज यहाँ पे आए और भारत को तहत कर दिया. When the British established prominence over the resource were exploited, poverty increased, and ancient riches of India started eroding. Eroding that means इंडिया की जो दुर्दशा हुई, उनका पॉवर्टी, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा विलेज एरिया जो प्रॉस्पर था वो धीरे धीरे करके तबाह हो गया. इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो अटेन द फॉलोइंग. फर्स्ट, रेलवे की बात की जाए हम. ब्रिटिश सेट अप द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड विद द फर्स्ट रेल दैट रैन बिटवीन बोरीबंदर, प्रेजेंट डे CST, सेंट्रल बॉम्बे एंड थाने और बोरीबंदर के बीच इंडिया के अंदर 16 अप्रैल 1853. 16 April 1853, very very important year of the establishment of the railway in India by the Britishers. That is 16 April 1853. आपको एक मार्क्स के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है रेलवे की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853. 16 अप्रैल 1853 में कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पूरा स्टार्ट हुआ? तो बोरीबंदर टू थाने, दो जो
प्लेस थे वो कौन से दो प्लेस थे, तो बोरीबंदर और थाने के बीच कौन से ईयर को 16 अप्रैल 1853 बाय 1947 इंडिया हैड रेल नेटवर्क ऑफ 53,000 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that is 53,000 kilometer in 1947, benefited a population of 68 lakhs, 68 lakhs की आबादी को 53,000 तक के नेटवर्क का, रेलवे नेटवर्क का बेनिफिट मिला इन 1947 के करीब करीब 1853 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी, 1947 के अंदर 53 किलोमीटर यानी इंडिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस और रूलिंग पार्टी जो ब्रिटेन थी उनके अंदर रेलवे की स्टेब्लिशमेंट हुई 1853 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, 1853 के अंदर हमारी रेलवे की स्टेब्लिशमेंट हुई 16 अप्रैल बिटवीन थाने एंड बॉम्बे, बॉम्बे टू थाना यानी बोरीबंदर को और थाने के बीच ये हुआ, और 53,000 किलोमीटर आर constructed network in by 1947 by the Britishers and over the 68 lakhs population. Second, roadway. The British also created a good length of road in India. They set up the Public Works Department, very 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 important, in 1855. I repeatedly, there is no any established year of the, but in Gujarati textbook there is a year of established, that is 1855. 1855 के अंदर PWD का establishment हुआ. It is only situated for the some infrastructure facility like roadway, bridges. This type of work are adopted by the PWD. PWD by the end of the 19th century, there were a total 278420 kilometer roads were initiated. So here very very important is that there are some good condition of road transportation by the roadway, that is end of the 19th century there were 2,78,420 kilometers of road which increased by 4,47,105 by the 1943, which 32% were concerned concrete, that is पक्का road, and 68 were कच्चा road. यानी सबसे पहले हम बात करें ईयर की, ईयर सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी के अंदर 278,420, 278,420 ईयर 19th सेंचुरी था, और जो सेंचुरी 19 थी, और जो कितने किलोमीटर रोड थे पहले 278,420, याद रखने का तरीका है 2 है और 78 आजू बाजू में ही आते हैं, यानी 278 और 420 का अंक सभी को याद रहता ही है. 278,420 किलोमीटर रोड थे, वो 447,105, 447,105, 447,105, 447,105 काफी इंपॉर्टेंट है डेटा आपके लिए. अगर डेटा नहीं लिखोगे तो यू आर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स. तो 1943 के अंदर हमारे रोड की जो कंडीशन थी 2,78,120 किलोमीटर increased to 4,47,105 kilometers. उनमें से 32% आर कॉन्क्रीट, दैट इज पक्के रोड, 32% थे, और 68% हमारे कच्चे रोड थे. 32 और 68 का ऐसे कॉम्बिनेशन है. नाउ बैंक्स, private sector banks came into being in India from 1770, very very important, 1770. 10 और 70 दोनों के बीच इतना फर्क है. याद रखने के लिए प्राइवेट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर कब हुआ, तो 1770. बैंक यानी 1770 याद रखना है, 1770. बाय 1947 देयर वर मोर देन 700 बैंक्स इन इंडिया. ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए. 1947 के अंदर इंडिया के अंदर more than 700, not 70, more than 700 banks in India. The RBI, that is very important, Reserve Bank of India, is the apex bank of every bank. It was established in 1935. Very very important, this you have to underline this sentence, in which year RBI established India, that is 1935. Private bank established India in 1770 and 1946. How many banks are there? More than 700. Not only 700 but more than 700 banks are established in India. Now social infrastructure 7.2.4. Certain wrong social practices were abolished during the British rule. For example, prevention of the female infanticide,
सती प्रथा, ये सोशल जो स्ट्रक्चर थे उसके अंदर ये जो हमारे कुरिवाज थे इंडिया के अंदर, इन्फेंटिसाइड यानी बाल मृत्यु दर, सती प्रथा, फीमेल यानी जो अभी भी बहुत सारे एरिया के अंदर है, अगर फीमेल बर्थ हुआ तो उसको हम मार देते हैं, जिसे दीकरी को दूध पीती करने का रिवाज है, और सती प्रथा थे वो इवोल्यूस हुआ, एक सारे कदम हमारे ब्रिटिशरों ने उठाए उसके अंदर। सेकंड, एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर सफर फ्रॉम हाई रेवेन्यू, द सिस्टम ऑफ जमींदारी दैट इज कॉल्ड लैंडलॉर्डशिप एंड अदर एक्ट ऑफ द ब्रिटिश, there was explosion of several types of poverty in these sectors started increasing. To give an example, after industrial revolution in Britain, the British made Indian farmer grow more indigo to fulfill the need of their textile industries. However, if farmer had taken a loan to grow indigo and incurred losses, the British government did not wipe off their loans, and the farmer started incurring and accumulating debts. इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू काफी हाई रखा था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जमींदारी प्रथा काफी बुरी थी इंडिया के अंदर, देयर वाज ए एक्सप्लोजन ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। इसी एरिया के अंदर ऐसा हुआ। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटेन के अंदर रिवोल्यूशन हुई, British made Indian farmer grow more indigo to fulfill the needs of their textile industries. However, if farmer had taken a loan to grow the indigo, incurred losses. अगर वो इंटरेस्ट वो लॉन लेंगे इंडिगो को ग्रोथ करने के लिए, उनको लॉस काफी उठाना पड़ेगा। और ऐसी उसी तरह इंडिया के अंदर अगर वो लॉन पे नहीं करेंगे तो उनकी जो भी लैंड थी वो जब्त करते थे। तो ये उनका जो डेप्थ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। सेकंड है लैंड revenue. The East India Company got the right to collect the land revenue from the king in India. इंडिया के अंदर किंग के पास यानी राजा के पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको राइट दिया था। रेवेन्यू यानी उनका जो लगान था, वो लगान यानी टैक्स रिकवर करने का जो प्रायर दिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था इंडिया के किंग के पास से। एंड विद दैट आल्सो गॉट द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑनर्स ऑफ द फार्मिंग लैंड। जो खेत के लैंड के जो ऑनर है उनके पास से भी उनको राइट मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अपने रेवेन्यू को अर्न करने रिकवर करने का। लेटर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर थ्रू जमींदार। जमींदार के पास जिसकी जमीन है, जिसका ऑनरशिप है, उन लोगों के पास ब्रिटिशर को राइट मिल गया लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। द गवर्नमेंट पनिश्ड द फार्मर हु फेल्ड टू गिव द रेवेन्यू बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग देयर लैंड। लैंड के ऊपर जितने भी लगान है, जितनी भी लैंड जितने भी टैक्सेस है, अगर वो फुलफिल करने में या पेड करने में अगर वो फेल होते हैं तो उनके ऊपर पनिशमेंट दी जाती थी बाय द चार्जिंग फाइन्स एंड सो ऑन। बहुत सारे फाइन उसके ऊपर ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। लैंड रेवेन्यू वेर एज हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर। लैंड रेवेन्यू की सिस्टम थी वो काफी हाई थी, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर। वहां से जो उनको इनकम मिलती थी वो धीरे धीरे कम होती गई। फार्मर की कंडीशन काफी बुरी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। High rate of taxes. According to the दादाभाई नवरोजी कैलकुलेशन इन 1876, काफी इंपॉर्टेंट है। 1876 के अंदर किसने कैलकुलेशन किया था? दादाभाई नवरोजी ने। कौन सा? द रिच पेड अबाउट 8% ऑफ द नेशनल इनकम एज अ टैक्सेस। जो रिच पर्सन है वो 8% अपने नेशनल इनकम के पेड करते हैं। द इंडिया हु वर पुअर were made to pay 15% of the national income taxes। जो पुअर पर्सन है 15% टैक्सेस पेड करते हैं। जो रिच पर्सन है वो सिर्फ 8% ही करते हैं, मगर जो पुअर पर्सन है 15% करते हैं। दैट इज द अनबैलेंसिंग सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन। इट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया एंड पुअर पर्सन। हाई रेट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। हाई एक्साइज was collected on the matches, sugar, steel and silver and also such commodities. Though salt was easily available in India, the British termed as illegal the production of salt by Indian on sea salt, and they monopolized salt trade, imported salt to India, by laying high custom duties and thus made it expensive commodity for the poor Indian.
इंडिया के अंदर जो टैक्सेस थी, हाई टैक्सेस थी, एक्सेस भी हाई थी, शुगर, स्टील, ऐसे बहुत सारे कमोडिटी के ऊपर हाई टैक्स रखा था। इवन सॉल्ट आर नॉट रिमेन, वो ऐसा सोचते कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट के पास वो हाई रेट से सॉल्ट के ऊपर भी कमाई करते थे, यानी सी सॉल्ट से वो प्रोडक्शन करवाते थे। इंडिया के अंदर उनको मोनोपोली मिली थी बेचने की, और बेचने के लिए सॉल्ट के ऊपर बहुत सारा एक्साइज और टैक्स एक्सपोज किया था गवर्नमेंट ने। तो पुअर की कंडीशन और बिगड़ गई। द पुअरेस्ट अगेंस्ट द हाई एक्साइज ड्यूटी ऑन सॉल्ट, गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह विद द डांडी मार्च। इसीलिए अहमदाबाद आश्रम से नवसारी के दांडी तक गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश के सामने उनको रूल्स को ब्रेक करने के लिए, ये हाई एक्साइज को बंद करने के लिए गांधी जी ने, और पुअर पर्सन को अच्छी तरह से सॉल्ट फ्री ऑफ टैक्स मिले, उसकी वजह से गांधी ने सत्याग्रह किया था, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। High duties upon up to 15% was imposed on the cotton cloth export from the India. इंडिया से जो बाहर एक्सपोर्ट होते थे क्लोथ, उनके ऊपर 15% के करीब करीब वो टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज जो थी वो ली जाती थी, सो दैट इंडियन कॉटन इंडस्ट्री रिसीव द सेटबैक। वहाँ 100 का अगर माल है तो 115 पे करने पड़ते थे, अगर 150 का है तो उसके ऊपर 75 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे। सो इंडिया कॉटन इंडस्ट्री रिसीव सेटबैक, उनको सेटबैक होना पड़ा। Whereas the cotton cloth import from the Manchester in England, अगर इंग्लैंड के मैनचेस्टर से अगर हम क्लोथ इंपोर्ट करेंगे टू इंडिया, इंडिया के अंदर एट मच लोअर इंपोर्ट टैरिफ ऑफ 22.5, यानी अगर हम इंपोर्ट करेंगे इंग्लैंड से कोई भी क्लोथ तो 2.5% के हिसाब से टैरिफ इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। जब ब्रिटिश वांट टू एक्सपोर्ट इंडियाज लॉन्ग staple cotton to England and sell it manufactured cloth in India, यानी इंडिया के यहाँ से वो लेना चाहती थी, वहाँ बना के इंडिया के अंदर ही बेचना चाहती। Thus, India's raw material were exploited so that British industries couldn't thrive at the cost of the Indian industry. ये काफी बुरी दुर्दशा इंडियन इकोनॉमी की हुई इन टैक्सेस और एक्साइज के सामने। Then industrial policy. The period from 1715 to 1830 was period of industrial revolution. Very, very important underline. You have been asked in MCQ. The period from dash to dash was period of the industrial revolution. That is 1715 to 1830. East India Company had by that time started establishing rules in India. जो 1750 और 1830 के बीच जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी हेड बाय दैट टाइम स्टार्टेड एस्टेब्लिश रूल इन इंडिया। इंडिया के अंदर 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रूल्स जमाई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इट्स रूल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी दैट मेड द इंडियन इन्वेस्टर लूज कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी बुरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की। द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज वर obfuscated in the characters, in the sense that only some light and the consumer good industries were started and no attention was given to the merchandise manufacturing, heavy emerging and heavy chemical industries, and after basic and key industries the policy was send raw materials from India to Britain and sell goods made by Britain। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी इंडस्ट्रियल भी काफी बुरी थी। इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल चीप रेट पे ये परचेस करके बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाने के बाद उनको हाई रेट पे वो इंडिया के अंदर ही बेचेंगे, यानी इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कंडीशन ब्रिटिश रूल के अंदर इंडस्ट्रियल के अंदर भी थी। यानी की फैक्टर थे, की इंडस्ट्रीज थे, हैवी इंडस्ट्रीज थे, मर्चेंडाइज इंडस्ट्रीज थे, उन केमिकल इंडस्ट्रीज थे, वो सभी बेसिक और की फैक्टर जो थे इंडस्ट्रीज के अंदर, उनका पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरा हाल किया। इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशंस इन ऑर्डर टू बेनिफिट देयर ओन इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द ब्रिटेन गवर्नमेंट एडॉप्टेड पॉलिसी व्हिच एक्सप्लॉइटेड इंडियन resources and promoted British industries. India agriculture was also exploited by high revenue। आपको पता ही है कि इकोनॉमी के अंदर इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट आई, उन्होंने पूरी इंडिया को एक्सप्लोर कर दिया। एक्सप्लोजन ऑफ artisans, the East India Company exploited artisans by obtaining goods from them at up to 15 to 14% lower price and sold them in the world at higher price।
and made high profit. Besides, after the British government rules, they started selling in India cheap goods manufactured in England and ruined the small scale industries of the India. जो इंडिया के अपने अच्छे अच्छे जो क्राफ्टमैन थे, जो अच्छी तरह से अपने स्मॉल बिजनेस को बढ़ा रहे थे, वो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने तहत बैठ कर दिया 15 to 40% ऑफ जितना उनके पास से दिया और लो प्राइस से उन्होंने सोल्ड किया अपने मार्केट के अंदर. तो ये कंडीशन से British government rule, they started selling in India cheap goods manufactured in England and ruined the small scale industries of India. Small scale industries का जो अपना small investor थे, अच्छी तरह से वो अपना गुजारा करते थे, उनको भी तहत कर दिया. Now investment pattern. The British made only those investment in India which benefited Britain. यानी उनके मुनाफे के लिए जो भी है वही वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे रेलवे की बात की, रोडवे की बात की, उनको पता है कि रेलवे और रोडवे ऐसे दो पार्ट है जिनके अंदर से हम आसानी से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे ताकि हमारा बिजनेस अच्छी तरह के चल सके. सो रेलवे एंड द रोड नेटवर्क वेर क्रिएटेड टू हेल्प मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स फॉर their industries. Investment in education was made educated person to run the British administration and Indians were prevented from the getting टेक्निकल एजुकेशन. इंडियन के जो लेबर थे उनको टेक्निकल एजुकेशन सिखाया और बाकी के जो हाई स्टडी थी एजुकेटेड पर्सन थे वो उनको ही एजुकेशन के अंदर डाला. यानी इंडिया के अंदर जो भी लेबर है वो अच्छी तरह से ना पढ़ पाए, उनको सिर्फ टेक्निकल लेबर वर्क ही दिया. दे स्टार्टेड कॉलेज फॉर मेडिसिन एंड सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर देयर बेनिफिट. उनको पता लगा कि अब तो ब्रिटिश सर को लगा कि डॉक्टर भी चाहिए और सिविल इंजीनियर भी चाहिए, तो हम नहीं पढ़ेंगे, इंडियन को पढ़ाएंगे और अपने बेनिफिट के लिए पढ़ाएंगे और यूज हम ही करेंगे उनकी मेडिसिन का, उनकी नॉलेज का. दे नीडेड टू सिविल इंजीनियर एंड पब्लिक डिपार्टमेंट. उनको पता था कि रोड ब्रिज स्टेब्लिश करने, नेटवर्क अगर रेलवे का बढ़ाना है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से करना है, अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें इंजीनियर चाहिए. तो ऐसी पढ़ाई उन्होंने की. इन द दे डिड नॉट प्रमोट स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया. साइंस और टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया. उनके मुनाफे के लिए जो भी था वहाँ ही उन्होंने एजुकेशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया. इसमें सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन, उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो अपने मुनाफे का ही सिलेक्ट कर दिया है. नाउ पेमेंट बर्डन. वेरियस पेमेंट वेर मेड टू British from India's income beside huge salaries of the British personnel. This included home charges. Very very important. What is home charges? That you have been asked in 1 marks. What is home charges? Very very important. So there was a huge amount of money which India paid towards administrative maintenance of the army, war expenses, pension to retired officers, and other expenses accurate by the Britain towards the maintenance of her colony. यानी इंडिया के अंदर जो भी ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस आर्मी जो थे उनके एक्सपेंसेस, उनके पेंशन रिटायर होने के बाद ऑफिसर को वो एक्सपेंसेस इंडिया के यहाँ से हो रहा था, इंडिया के अकाउंट में से जा रहा था. दिस वेर नोन एज होम चार्जेस एंड वेर पेड फॉर ऑलमोस्ट एंटायरली बाय इंडिया. इंडिया को वो पेड करना था. यानी इंडिया के अकाउंट में से उन लोगों के सभी के जो पैसे थे वो इंडिया के अकाउंट में से जाते थे और उन लोगों को मेंटेन करते थे. होम चार्जेस वेर मेड ऑफ 3 components via interest payment for the debt incurred in the maintaining for the Indian colony. इंडियन कॉलोनी को मेंटेनेंस करने की जो डेप्ट थे उनके अंदर इंटरेस्ट इंडिया के अकाउंट में से इंडिया के अकाउंट में से वो खर्च कर रहे थे. देन इंटरेस्ट ऑन द रेलवे के ऊपर भी जो भी उनका इंटरेस्ट था वो भी इंडिया को भुगतना पड़ता है. सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस वो भी इंडिया से ले रही है. 3 चार्जेस काफी इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट ऑन द रेलवे, सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस और इंडियन कॉलोनी के ऊपर जो मेंटेन करते थे उन सभी का चार्जेस इंडिया के अकाउंट में से वो लोग चार्ज करते थे. फाइनली व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, Indian agriculture, industries and trade were devastated. A country which was once highly prosperous was improvised. यानी इंडिया की कंडीशन 1947 की 14 अगस्त को जब वो यहाँ से निकल गए उनके बाद काफी बुरी हो गई थी.
जो पहले सोने की चिड़िया गोल्डन एज वो पूरी तरह से बिक गई थी। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की कंडीशन क्या थी। Immediately after independence, Indian economy faced some challenges for the development. India today exhibits characteristics of the developing country, with some areas of lower development and some showing much improvement. Thus, current times we look at the characteristics of India as a less developed and as a developing nations both. India जैसे ही 1947 के अंदर वो फ्री हुआ, फ्रीडम मिली, इनमें दो तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी। एक तो एक साइड अगर देखें तो डेवलप था, दूसरी साइड देखें तो काफ़ी अंडर डेवलप था। तो इंडिया इज नॉन एज मिक्स इकोनॉमी। So as per the characteristics of the Indian economy, we can learn that there are mixed economy in India. First is per capita income. After independence, per capita income की बात करेंगे हम। According to the HD report, that is for Human Development Report, the per capita income of India in 2013 at purchasing power parity was 5150 very 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 important। 2013 के अंदर जो इंडिया की परचेसिंग पावर पैरिटी थी वो 5150 थी, 5150। 2013 के अंदर जो हमारी इंडियन की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 5150। डेटा काफी इजी है, 5150 नहीं है, 5150 डॉलर है, वो भी इंडियन में नहीं है, करेंसी यूनाइटेड डॉलर के अंदर है। तो 2013 के अंदर कितनी थी पर कैपिटा इनकम? 5150, which was lower than that of the developed country but also lower than many developing countries like China 11,477, श्रीलंका 9,250। यानी इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी 2017 के अंदर वो डेवलप्ड कंट्री को तो हम ध्यान में लेंगे ही लेंगे, मगर अंडर डेवलप्ड कंट्री जो चाइना है, डेवलपिंग कंट्री चाइना है, श्रीलंका है, उनसे भी हमारी काफ़ी कम थी। चाइना 5 डिजिट में थी और हम सिर्फ 4 डिजिट में थे। हमसे मोस्ट ऑफ डबल यानी 9,250 जो श्रीलंका की थी उससे भी हमारा कम था 5150। सो कंट्री नॉर्वे, यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हम बात करें तो नॉर्वे 63,999 and India was 5150, among Sri Lanka 9250। and if we compare this data with 2011, 12, 12, 13, 13, 14 and 14, 15 years per capita income at current price in 2011, changes in India's per capita income in last few years के अंदर हम बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम चेंज हो रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2014-15 के अंदर लास्ट कॉलम के लास्ट रो के अंदर हम देखें तो 74,193 थी। अगर हम 2013 की बात करें हम तो 2013 के परचेसिंग पावर के अंदर 5150 डॉलर थी। और अगर हम रुपीस के अंदर हम बात करें 2011 to 14 के अंदर 64,000, 66,000, 69,000, 74,000 ये हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम देखें, इंडिया इज एन एग्रियन नेशन यानी भारत एक खेती प्रधान देश है। द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर in employment has gradually declined, but it is still relatively higher depending lower economic development. Developed nations have lesser percentage employment in agriculture and higher in the industry and service sector. एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि 100% बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी एग्रीकल्चर के ऊपर से, फिर भी जो उनका रेशियो है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। इवन रिलेटिवली अगर हम देखें तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा लोग निर्भर है। 72% पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और नेशनल इनकम के अंदर हम बात करें तो उनके परसेंटेज भी धीरे धीरे प्लस माइनस हो रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर के अंदर कम होगा इसका मतलब कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को बड़ा मिला होगा और वहाँ लोग आमदनी अर्न कर रहे होंगे। सो हियर
At the time of agriculture, at the time of independence, 72% population was dependent on agriculture, which declined to 58 in 2001 and 2 and 49 in 1314. That means ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर हम बात करें तो पहले 72% लोग एंगेज थे, अब 58 है. दैट मीन्स इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर कैन improve nowadays. Now, the contribution of the industrial sectors in employment and national income has increased over time. However, India is called a completely industrialized nation from the development criteria. The share of industrial sectors in employment was 10.06 in 1950, which increased to 18.2 in 2001 and further 24.3 in 2011-12. You can see here 10.6, 18, 24.3. That means अगर हम बात करें तो 10 पे से 18 और 18 पे से 24 रिस्पेक्टिवली 1951, 2001 एंड 2012 के डिकेड की बात करें तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को बड़ा मिल रहा है, इंडस्ट्रीज के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं. नेशनल इनकम वाज 16.6% in 1950-51, अर्निंग इन परसेंटेज present time. Thus, through the industrial sector is progressing, India cannot be called a completely industrialized nation. India को हम completely औद्योगिक देश नहीं बोल सकते क्योंकि still only 2/3 of that are still engaged in these sectors. Now, service sector. The share of the service sector in employment in 1951 was 17%. Service sector का 1951 के अंदर 17.3% शेयर था. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 17.3% हो रही थी. उसके बाद 2001 के अंदर it was 25.2 एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी और 2011-12 के अंदर 27%, यानी लोग काम करने वाले बैंक, LIC, पोस्ट वो 1951 के अंदर 17% ही थे, उसके बाद 25 हुए, उसके बाद 27 हुए. The share of the service sector in national income, that is called GDP, in 1951 was 30%, in 80 that is 38, and 2001 50. That means the share in national income of the service sector are respectively increasing. That is 30, 38 and 50. Wide difference in 1951 to 2001. There are only 30, but now 50. So 20% employment are getting, and national income share are also work. In 2014, it was 52.7. Such increasing share of the service sector shows that India is moving fast on the path of growth and development. Population growth. Now next is population growth. The government rate of population in India has characterized lower development. There has been an average annual increase by 1.5 in population after independence and significant population explosion. Very important. 1.5 every year in India. 1.5% population are added. That is look like our Australian continents. So population of India in 1901 was only 23.84 crores, and now after that, which is increased in 1951 36, and in 2102 and in 2011 that is 121 crores. यानी जो 1901 के अंदर हम देखें 23 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन थी, उसके बाद 36 लाख हुई 1951 के अंदर, 2001 के अंदर 102 करोड़ हुई और 2011-12 के अंदर 121 करोड़ हुई. दैट इज स्टेप लास्ट सेंसस 121.02 करोड़ हमारी इंडिया की आबादी है. It may be 135 crores in 2019-20, and it will be 150 crores in may be possible in 2021 census. यानी 2011 के अंदर हम देखें 121 crores. Now, poverty. Indian economy is characterized by the high level of the absolute poverty. Absolute poverty and relative poverty are the basic two poverty, but absolute poverty, that is lack of 2 times food, 2 times satisfied nutrition food. So it is very poor condition. इंडिया के अंदर हम देखें तो absolute poverty ज़्यादा है, जिनको 2 वक्त के खाने के भी यहाँ वहाँ गुजरने पड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, फिर भी उनको नसीब नहीं हो रहा है. So it is very poor condition. 2% of the population living below the poverty line has declined, but धीरे धीरे after independence के बाद ये condition improve हो रही है. जो बिलो पॉवर्टी लाइन के भी 1973-74 के परसेंटेज को अगर हम ध्यान में ले तो 54.9% आर बिलो पॉवर्टी लाइन
and with decline in 1993-1994 that is 14.3, यानी पहले 54% पोवर्टी लाइन के नीचे थे, अब 45 आए हैं, यानी धीरे धीरे गवर्नमेंट इम्प्रूव हो रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही है इंडिया के लिए। जो पहले more than half of share are below poverty line, now it is only 40.3 in 1993-94 to 37.2 in 2004-05 and last 2011-12 के अंदर 21.9, यानी सिर्फ अब 22% पुअर पर्सन इंडिया के अंदर है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। जो पहले 54% 1951 के अंदर थे वो डिक्लाइन होकर 21.9 यानी करीब करीब 22% पॉवर्टी इंडिया के अंदर है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, structural unemployment constitutes significant proportion of the unemployment in India. In 1951, 33 lakhs people were unemployed according to the NSSO, that is National Sample Survey Organization. NSSO stand for National Sample Survey Organization. NSSO stand for National Sample Survey, very very important. 1951 के अंदर कितनी हमारी unemployment थी, that is 33 lakhs, very important for MCQ and one sentence. And in 7.3% of the total population unemployed, which increased to 8.2 in 2004-06, 1999-2000 के अंदर 2004-05 के अंदर 7.31% पॉपुलेशन जो थी, टोटल पॉपुलेशन के 7.31% जो थी वो पब्लिक अनएम्प्लॉयड थी। However, this decreased by 6.6 in 2009-10, 9-10 के अंदर हम बात करें तो 6.6, ये 6 जो है 6.6 जो है वो डिक्रीज हुई 9.3 से 8.2 से 8.2 पहले थी, उससे डिक्रीज होकर 6.6 हुई है, और 11-12 के अंदर 5.6 हुई है। यानी रूरल एरिया के अंदर या फिर हम सिटी एरिया के अंदर बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट थे जो पहले 7.3 थे 8.2 थे, उसको रिड्यूस करके 6.6 आए और 5.6 आए। एंड those who are still in disguise unemployed, we can find out only some of the area of rural and some industries also. Disguise, that means अगर वहाँ काम करते नजर आते हैं लोग, उनको काम पे से हटा दिया जाए तो अभी कोई भी प्रोडक्शन के अंदर यूनिट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम बोल सकते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे जो एम्प्लॉय है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, उनकी धीरे धीरे एग्जैक्टली अमाउंट हमारे इंडिया के अंदर नहीं मिल रही, फिर भी वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। इट इज बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट, various human development indicators measured by indicators like average life expectancy, literacy, gender ratio, infant mortality rates, and so on, so that India stands at lower rank in human development. One such index is Human Development Index (HDI), and HDI in 2000 was 0.463, in 2010 0.547, and in 2012 was 0.554, and in 2013 was 0.586. There are measured to HDI considered very low. In 2013, India's rank was 136 in the list of 187 country, very ऑब्जर्व वेरी लो। इंडिया के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का एचडीआई के अंदर रैंकिंग कितना है और एचडीआई क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके अंदर लिटरेसी रेट को इंडिकेट किया जाता है, उसके बाद जेंडर रेशियो को एग्जामिन किया जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, वो सभी जो 3 मेन कंपोनेंट से एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, जेंडर रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनके अंदर अगर हमारे इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव हुआ है तो वो जितने एक के करीब होंगे उतना हमारा रैंक ज़्यादा होगा। तो हम बात करें धीरे धीरे 463, उसके बाद 0547, उसके बाद 0554, 05.0586, यानी जैसे जैसे ये डेटा इंक्रीज हो रहे हैं एंड इट इज़ वेरी क्लोजली टू 1, अगर 1 के करीब है तो वो हाई डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। मगर इंडिया स्टिल ऑन 136, नॉर्वे इज द फर्स्ट अमंग द ऑल 187 कंट्रीज। तो उसका मतलब है कि वो 1 के काफी करीब है। 0 to 1 इज द मेजरिंग पॉइंट ऑफ HDI। नाउ दिस इज एंडेड हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ India as a developing country.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ई। सेक्शन ई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पॉइंट है उसके अंदर, जैसे कि ग्रोथ रेट है, उसके बाद चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें प्राइमरी, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बात करनी है आपको, और इम्प्रूवमेंट ऑफ द बेसिक एंड प्राइमरी यूटिलिटीज, इरिगेशन, लिटरेसी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क, रेलवे, ये सभी आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, क्योंकि थोड़ा पीछे से इजी है। आप भी जब भी कोई क्वेश्चन आंसर लिखे सेक्शन ए के लिए, तो जिस पॉइंट के अंदर थोड़ा सा है उनको स्टार्ट करें और साथ ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, कौन से पॉइंट को कैसे आप याद रखोगे, उनके लिए रिवीजन राउंड आ रहा है। इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर 5, 6, 7 और 5, 6 और 7 का रिवीजन राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर MCQ 1 सेंटेंस और बहुत सारे सेक्शन ई और सेक्शन डी के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनको कैसे लिखने हैं, उनकी कौन सी शॉर्टकट की है, कौन से उनको हम कैसे याद रखेंगे, हाउ टू रिमेम्बर, हाउ व्हाट आर द कीज एंड हाउ कैन वी लर्न वेरी इजीली, और कौन कौन से क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर, दैट वी डिस्कस इन revision round of chapter 5, 6, 7, right? So now we are starting with railway. Indian railway network is fourth largest today with the length of 65,000 km. Very very important. Indian railway network is fourth largest in the world today with length of 65,000, यानी 65,000 किलोमीटर की पतरी की लाइन इंडिया के अंदर रेलवे ने अंदर डाली है। तो वो एक इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। Second, road network. The present times Indian belong to the list of country with longest road network. यहाँ पे जो बात हो रही है, in present times India belong to the list of countries with longest road network. It has approximately 48.6 lakhs kilometer. Keep in mind that, underline this, concrete road. आज इंडिया के पास 48.6 lakhs यानी 48.6 के पीछे 50, इतने लैक्स होते हैं, लैक्स के अंदर 5 डिजिट में 0 होते हैं, और वो भी किलोमीटर के अंदर 48.6 लैक्स कंक्रीट के रोड है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विच वाज अराउंड 2300 मेगावाट्स इन 1951 इंक्रीज टू 243, देखो 2 3 4 एक ही है, मगर 4 पहले 3 बाद में है, 2 4 3, 2,43,000 megawatt, 2,43,000 megawatts in 2011-12. Very very important this all data. If you are failed to write this data, you are not getting full marks. So data is very 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 important. 23,000 megawatts 1951 के अंदर था, वो 2,43,000 हुआ है 11-12 के अंदर। लिटरेसी रेट, the literacy rate which was 18.33 in 2011 rose to 73% in 2011. सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2013-14, जो 13-14 का इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके अंदर 2011 के अंदर लिटरेसी रेट सिर्फ 18% पाए गए थे। नॉट 2011, इट इज रॉन्ग, इन 1951 इट इज इन कंपैरिजन डेटा विद 1951, सो हियर सम मिस्टेक इन प्रिंटिंग। 1951 के अंदर 18.33% ही लिटरेसी थी, वो 2011 के अंदर 100% हमारे 73 हो गए, which were 20 universities, 500 colleges, which increased to 719 and 35,000 respectively by 2012, 13-14। यानी अगर हम 13-14 की कंपैरिजन करें 1950 से, तो वहाँ पे पहले 20 यूनिवर्सिटी थी और 500 कॉलेजेस थी, वो इंक्रीज होके 2013-14 के अंदर 719 एंड 35,000, यानी सबसे पहले 500 कॉलेजेस के 719, 20 यूनिवर्सिटी के जगह 719 यूनिवर्सिटी हो गई, और 500 कॉलेजेस की जगह 35,000 कॉलेजेस 2013-14 के अंदर हो गई। दैट मीन्स इट इंडिकेट इन इंडिया देयर इज अ डिमांड ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन आर वेरी एसेंशियल, so that the universities and colleges are jump up with more than that we predict. Then irrigation. In 1951, only 22.6 hectares of the land across the country was targeted, which increased to 63 at
मीटर हैट्रिक in 2000 hectares, sorry not hectic, hectares in 2012-13, यानी 51 की बात करें तो इंडिया के अंदर 22.6 हेक्टर लैंड को ही पानी की इरिगेशन की फैसिलिटी मिलती थी, मगर अब देख सकते हो 63 हेक्टर्स लैंड को पानी की सुविधाएं मिल रही है इरिगेशन थ्रू, यानी फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। उसका रीज़न एक ये भी है कि इरिगेशन जो है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रही है। 50 ईयर्स के अंदर हम देख सकते हैं 2012-13 के अंदर 63 मीटर सेक्टर, 2012-13 में 63 मीटर हेक्टर हमारी इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज हुई। इम्प्रूव इन द बेसिक प्राइमरी यूटिलिटीज, इंडिया हैज सो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन provision of the various utilities in the urban as well as in rural area like electricity, water supply, road, irrigation, transportation. That means the basic requirement, that is one of the health, education and resident are one of the basic requirement are also improvised। यानी इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड, इरिगेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी काफ़ी लो थी, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। हेल्थ एजुकेशन भी बढ़ रहा है। दैट इज बेनिफिशियरी फॉर इंडिया इकोनॉमी। ना per capita income in India, very important, 7.4.3 per capita income. There are so many number of data for the per capita income. 7.4.3, here you can see that per capita income. In the per capita income of the India at constant price of 1951 was rupees 7,114, which increased by 39,904 in 2013-14। यानी जो हम कंपेयर करें 1951 के कांस्टेंट प्राइस से, इंडिया का 7,114 था पर कैपिटा इनकम, वो 2013-14 के अंदर 39,000 और 7,000 पे से 39,000। दैट मीन्स मोर देन 5 times increase of per capita income during the 50 years। In period of 63 years, per capita income increased by approximately 5.6 times। Between the periods of 1950 to 1990, it increased by only 1.6%, but यानी 40 ईयर्स के अंदर, 4 डिकेड्स के अंदर इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1.6% ही इंक्रीज हुई थी, मगर आफ्टर 1991 it will be increased by 5.5, maybe possibility of after 99, that is reforms of India, privatization, globalization and liberalization take place in India, so that our per capita income is increased by 5.5%. We observed that the share of agriculture in employment has declined over years, and had that of the industries and service sector also increased, so that it increased per capita income in India. Now 7.4.4 level of employment, 7.4.4 level of employment, यानी रोजगारी कहाँ से हमें मिल सकती है? तो रोजगारी मिलने के 3 चांस है, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की जहाँ बात हो रही है वहाँ फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी, एनिमल हस्बेंडरी, ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो है। इंडस्ट्रीज की बात करें, सेकेंडरी और सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर बिग हैवी इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आते हैं। और सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, health, education, these all are the included in service sector. Very important. What are included in private, what are included in industry, and what are included in service. So there are 3 categories for the level of employment which can from which we can get maximum employment। यानी employment अगर बात करें 3 सेक्टर में से हमें मिल सकती है। तो सबसे पहली प्राइमरी सेक्टर की बात करें, वेरियस टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस एंटायर टेबल फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। आपको ध्यान में रखने पूरे टेबल को आइडेंटिफाई करना ही करना है। ध्यान में रखो 1951, उसके बाद 1991, उसके बाद 2001, उसके बाद 2012, 51 to 91 40 इयर्स का गैप है, 91 to 2001 10 ईयर का गैप है, और 2001 से 2011 भी 10 ईयर का गैप है। यानी 40 10 10 के गैप के अंदर से हमें कंपैरिजन के रोड को ध्यान में रखने हैं। एग्रीकल्चर की बात करो 72 66 56 48, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो शेयर है वो 1951 से लेकर 2011-12 की कंपैरिजन करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, यानी खेत के ऊपर निर्भर होने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे। 48.9 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। टोटल 135 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो उनके करीब 50% स्टिल एंगेज इन दिस सेक्टर। नाउ
secondary sector 10, 12, 18, 24, 10, 12, 18, 24, 10, 12, 18, 24, 10, 12, 18, 24 यानी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा है। 14 ईयर्स के अंदर 2% मिला, देन 10 ईयर्स के अंदर 6% मिला और लास्ट के 10% ईयर के अंदर 6% के करीब करीब मिला, यानी 10, 12, 18, 24। देन सर्विस सेक्टर 17, 20, 25, 26 यानी सर्विस सेक्टर को भी धीरे धीरे 2011-12 के अंदर देख सकते हो 26.9। उसके बाद हम देखें तो धीरे धीरे 17.3, फिर 20.4, 25.2 एंड 26.9 यानी सर्विस सेक्टर को बढ़ा मिल रहा है। तो हम अगर हम कंपैरिजन करें तो 1951 के अंदर 72, 10, 17, देन 1991 के अंदर 66, 12, 20 यानी धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर 1991 के अंदर कम हो रहा था और एग्रीकल्चर को बढ़ा मिला। उसके बाद 2001 की कंपैरिजन करें पैरेलली तो 56, 18, 25 यानी 56 प्राइमरी सेक्टर का और 25 सर्विस सेक्टर का, यानी सर्विस सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और लास्ट 2011-12 के अंदर हम अगर हम कंपैरिजन करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 48.9, सेकेंडरी सेक्टर 24.2 और टेरिटरी सर्विस सेक्टर 26, यानी थोड़ा सा हम बात करें तो 50-50% सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल ले जा रहे हैं और 50% पूरा प्राइमरी सेक्टर के अंदर जा रहा है। ये जो डेटा है वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही, वहां से लोग इनकम अर्न कर रहे हैं इंडिया के अंदर। नाउ चेंजिंग शेयर ऑफ द वेरियस सेक्टर इन द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 744.2, यहाँ से हम बात करें, यहाँ पे 7.4.2 की बात हो रही है। सेम एज ए नेशनल स्टार्ट as a nation starts developing, the contribution of the industrial service sector in the national income and employment are also different. We can find out with this table of national income, NI, that is national income. National income share in the various sector यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अंदर 1951, 1991, 2000, 2001 एंड 2014-15 के ईयर के अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो नेशनल इनकम के अंदर 53%, 29%, 22% एंड 17% यानी शेयर ऑफ नेशनल इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूसिंग। जो नेशनल इनकम के जो पार्ट है उनके अंदर एग्रीकल्चर का धीरे धीरे नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, मगर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है वो 48.9%। तो नीचे के टेबल में आप देख सकते हो जो एम्प्लॉयमेंट यानी लोग 48.9 यानी अप्रोक्सीमेटली नियरली 50% एंगेजिंग दिस फील्ड, और वहां से 2011-12 के कंपैरिजन से अगर हम देखें तो 14-15 के पहले टेबल के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर 70.6% नेशनल इनकम के अंदर शेयर हो रही है। इंडस्ट्रीज की बात करें 16, 27, 27.3 एंड 29.7 यानी इंडस्ट्रीज को बड़ा मिल रहा है नेशनल इनकम के अंदर। फिर 16, 27 थी वो 29 के ऊपर आ रही है। 51 के अंदर 16.6 थी वो 2014-15 के अंदर 29.7 हो रही है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो 1950-51 के अंदर 30%, 1990-91 के अंदर 42%, 2000-2001 के अंदर 15.4%, 2014-15 के अंदर 52.7%. That means the service sectors are getting more importance. That is education, health, telecommunication, roadway, construction. These all are getting industrial area, and service area also there. So 30%, 42%, 50%, 52%. So nowadays in 2014-15 we can compare our agriculture, industry and service sector 17.6, 29.7, 52.7. So service sector getting more important factor in this way. So here one conclusion are also over. Now first point of this characteristics, that is growth rate. The growth rate of economy, which is measured by the growth in the national output year by year, increased by the Indian economy, especially after LPG. LPG that's liberalization, privatization, globalization. LPG के अंदर जो 1991 के बाद इंक्रीज हुई, इम्प्रूव हुआ, रिफॉर्म्स हुआ इंडियन इकोनॉमी, उनकी हम बात करें तो ग्रोथ रेट आर मेजर्ड बाय ओनली एंड ओनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ग्रोथ रेट यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो तीनों के अंदर जो आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन जो होता है, वो प्रोडक्शन को अगर मार्केट प्राइस के साथ हम इवेल्यूएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनके जो डेटा मिलेंगे वो हमें ग्रोथ रेट के ऊपर मिल सकते हैं. वो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो 1991 के बीच हुआ, उनके अंदर बहुत सा रिमार्केबल हमें चेंजेस देखने को मिला. हियर वी कैन मेंशन दैट द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज 3.5 in 1991
However, after the period of the economic reforms in 1991, the average annual growth rate has remained above more than 6%, that is 6.8%, which is an important achievement. After 2012-13, the growth rate has slowed down, and in 2014-15, it was 5%. So these are the characteristics of Indian economy that you have to complete. Now this chapter is over here. What is the exercise? What is the important question? What are the one sentence? What are the in section D, in section E? That will be completed in revision round. After this video, we are going to discuss with chapter number 5, 6 and 7 revision round, in which you can find out MCQ, one-liner, section C, section D, section E. Wrong answer, what are the importance and how to remember, what are the trick to remember the long question. So this chapter is ended over. વિડીયો અંત સુધી નિહાળવા બદલ સર્વનો આભાર. પ્રકરણ 8 માટે જોતા રહો ICT Kapoor channel. Those who are subscribed this channel heartily thankful, and those who are still new viewers, please subscribe this channel with www.ictco4u, and also install my app from Google Play Store, that is ICT-Co4u. That will bring you so many links about 11, 12 standard economics, and also after the 9th chapter is completion, all the video link will be shared on this platform. So thanks a lot. Have a nice day. Thank you for the day.